नमस्कार डियर स्टूडेंट, MBS ऑनलाइन क्लासेज चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कक्षा 12 चित्रकला के विद्यार्थियों, आज आपके लिए दूसरा अध्याय मुगल चित्रशैली प्रारंभ कर रहे हैं, तो कृपया इसको ध्यान से देखें और वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब व बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि अगला वीडियो आपको नहीं मिलेगा अगर इतने काम में नहीं करेंगे। दूसरी बात, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको प्यार तो देना ही है ना, इसीलिए सबसे पहले ये काम कर लें, फिर आप आइए हम बातें करेंगे। बहुत जल्द यहाँ पर लाइव क्लासें भी मैं लेना प्रारंभ करूँगा, तब तक आप वीडियो से काम चलाएं। बहुत जल्द आपके सामने आऊँगा। देखिए, अध्याय है हमारा मुगल चित्र शैली। डियर, ये जो अध्याय है वो परीक्षा की दृष्टि से 2.5 अंक निर्धारित है इस अध्याय का। इसमें से हमें एक थोड़ा बड़ा प्रश्न देखने को मिल सकता है, इसीलिए इस लेसन को हम बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इस अध्याय के बारे में। क्या कहता है ये अध्याय? दिख रहा है ना आपको एकदम साफ? ये देखिए, बड़ी सुंदर PDF है और आपको किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएगी। देखिए ऊपर, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक आते आते भारतीय चित्रकला में महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। जैन अपभ्रंश शैली में व्यापक परिवर्तन आ गया था। अब ये नाम यहाँ पर क्यों आया? आप तो कहेंगे सर ये तो मुगल शैली का अध्याय है। तो ये इसलिए आया कि राजस्थान और गुजरात ये संयुक्त थे। यहाँ पर जैन धर्म को मानने वाले साधुओं ने अपनी पांडुलिपियों में यानी पुस्तकों में कुछ चित्र बनाए थे। वही चित्र जैन शैली या अपभ्रंश शैली के माने जाते हैं, और उन चित्रों में भी मुगल चित्र शैली के चित्रों को देखकर एक नया परिवर्तन आने लगा था। इसीलिए ये बात आई है कि 15वीं, देखिए समय के अनुसार चीज़ें तो बदलती हैं। आज हम जैसा है वैसे हम कल नहीं रहेंगे। हमारे अंदर बोलचाल भाषा में परिवर्तन तो आएगा, तो इसी प्रकार से चित्रों में भी परिवर्तन आया था। वृद्ध मालवा गुजरात प्रदेश को कहते हैं। वृद्ध मालवा में चित्रों के नवीन स्वरूप प्रचलन में आ गए थे, जिनमें प्रयुक्त आकार, विषय, कलागत विशेषताएं नवीन परिवर्तन के स्पष्ट संकेत दे रहे थे। यानी इस समय जिनमें प्रयुक्त आकार, यानी चित्रों का आकार बदल गया था। पहले तो छोटे छोटे पोथी चित्रण बनते थे, फिर आकार में परिवर्तन हो गया, थोड़े बड़े चित्र बनने लगे। विषय वस्तु वो पूरी धर्म से संबंधित थी। मुगल चित्र शैली में दरबारी विषयों का चित्रण भी होने लगा था, या फिर कई प्रकार के चित्रण होने लगा था, तो विषय वस्तु भी चेंज हो गई थी। कलागत विशेषताएं, कलाकारों की जो विशेषताएं वो भी अलग थी। रंग या फिर कागज, इसका भी आगमन हो गया था। इसीलिए जैसे जैन शैली और अपभ्रंश शैली है, तो इसके जो चित्र है वो ताड़ पत्थर पर बनाए जाते थे, यानी चटाई पर चित्र बनाए जाते थे। और मुगल चित्र शैली के समय कागज़ आ गया था, इसलिए ये चित्र कागज़ों पर बनाए जाने लगे थे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन जो है हमें दिखाई देने लगते हैं 15वीं शताब्दी के अंतर्गत। ठीक है ना, ये बात सिद्ध हो गई। इस समय में जो चित्रित है, नियमत नामा एक ग्रंथ है विद्यार्थियों। अरण्यक पर्व है जो आगरा में चित्रित है। लोर चंदा ये भी ग्रंथ है। महापुराण, चौर पंचासी का पालम गुजरात में है। इस परिवर्तन के प्रत्यक्ष उदाहरण है। अब देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि 15वीं शताब्दी में किन चित्र ग्रंथों से हमें कला में परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो ये एक दो ग्रंथों के आपको नाम याद रखने होंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ की कला में जहाँ नव चेतना की पदचाप अनुभव की जा रही थी, तो वहीं रियासतों के आपसी टकराव ने विदेशी आक्रांताओं को यह पैर पसारने के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न की थी। देखिए, हमारा भारत देश 100 वर्षों तक गुलाम रहा था
अंग्रेज़ों के गुलाम रहा था। और अंग्रेज़ों से पहले बहुत सारे आक्रांताओं ने यहाँ पर आक्रमण किया है, मुगल किए हैं, लोधी वंश है, इससे भी पता नहीं कितने लोग यहाँ पर आए हैं और शासन करके चले गए। ये शासन क्यों कर रहे थे, भारत पर ही आक्रमण क्यों कर रहे थे, ये बताइए। पहली बात तो यहाँ जो रियासतें थी उनका एक दूसरे से झगड़ा चलता रहता था। देखिए, घर में जब झगड़ा होता है तो पड़ोसी फ़ायदा उठाता है, इसीलिए हमारे जो शासक थे वो आपस में ही लड़ते झड़ते थे, इसीलिए विदेशी आक्रांताओं को यहाँ पर पैर पसारने की जगह मिल गई थी। तो गुलामी की जंजीरों में हम समय समय पर जकड़ते रहे थे। भारत में मुगलों का प्रवेश 1526 ईस्वी में हुआ था विद्यार्थियों। कब हुआ था? 1526 ईस्वी को, जब बाबर ईरान का था मित्रों, बालकों, बाबर ईरान का था। बाबर पानीपत युद्ध में विजय प्राप्त कर दिल्ली का शासक बना था। 1526 की बात है। पानीपत हरियाणा में है। वर्तमान हरियाणा में ये पानीपत का एक मैदान है और वहाँ पर युद्ध हुआ था। किसका? पानीपत का युद्ध हुआ था। और बाबर के साथ युद्ध किसने किया? इब्राहिम लोदी ने। इब्राहिम लोदी जो है इस समय दिल्ली का शासक था। तो हम कह सकते हैं मुगल वंश से पहले दिल्ली पर किस वंश का साम्राज्य था? लोदी वंश का साम्राज्य था। इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर पानीपत का युद्ध जीत गया, इसीलिए इसका शासन वहाँ पर स्थापित हो गया। देखिए आगे, बाबर तैमूर वंश पितृपक्ष की 5वीं पीढ़ी में तथा मंगोल योद्धा चंगेज खां मातृपक्ष की 14वीं पीढ़ी में जन्मा, इसलिए उन्होंने मुगल कहा गया। विद्यार्थियों, इसे अंडरलाइन कर लेना, अच्छी डेफिनेशन है कि मुगल वंश को मुगल वंश क्यों कहा गया, या फिर मुगल वंश का नामकरण किस प्रकार से हुआ था। ये बात परीक्षा में पूछी जा सकती है, इसीलिए इसे अंडरलाइन कर लें। ठीक है ना? तो आगे देखते हैं। मुगल शहंशाह प्रारंभ से कला प्रेमी रहे। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां तक इस शैली में निरंतरता, क्रमिक विकास दिखाई देता है। यानी ये शासक जो है कला प्रेमी थे और शाहजहां तक, यानी बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर से लेकर शाहजहां तक जो है इस चित्रशैली में क्रमिक विकास दिखाई देता है। इसमें नुकसान कब हुआ वो बात भी हम आगे करेंगे। इस शैली में निरंतर क्रमिक विकास दिखाई देता है। मुगल शैली प्रारंभ में पूर्णतः ईरानी कला थी। अंडरलाइन करना विद्यार्थियों। यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि मुगल चित्र शैली अपने आरंभिक समय में किस शैली का प्रभाव था? तो ईरानी शैली का प्रभाव था, जिसे भारतीय संदर्भों में प्रस्तुत किया जा रहा था। अकबर के समय ये शैली राजस्थानी अपभ्रंश और दक्षिणी शैलियों के समन्वय से नवीनता प्राप्त कर मौलिकता प्राप्त करने लगी थी। इस बात को भी आप अंडरलाइन कर ले। आपको यहाँ प्रश्न पूछेगा कि अकबर के समय मुगल चित्रशैली पर किन शैलियों का प्रभाव पड़ा? आप क्या कहेंगे? राजस्थानी, अपभ्रंश और दक्षिणी शैलियों का प्रभाव पड़ा था। ठीक है ना? तो आगे देखिए, कहा जा सकता है कि ईरानी राजस्थानी शैली ही मुगल शैली की जन्मदाता शैली मानी जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है विद्यार्थियों। ईरानी व राजस्थानी शैली मुगल शैली की जन्मदाता। आपको पूछ सकता है कि मुगल शैली के जन्मदाता शैलियों के नाम बताओ, तो क्या बताएंगे? ईरानी और राजस्थानी शैली। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। जहांगीर के समय यह पूर्णतः भारतीय हो गई। अंडरलाइन करना विद्यार्थियों। मुगल चित्र शैली पूर्णतः भारतीय किसके समय में हो गई? जहांगीर के समय में यह पूर्णतः भारतीय हो गई। परंतु शाहजहां के समय ये यूरोपीय प्रभाव अधिक होने लगा था। ये भी बात अच्छी है। किंतु जहांगीर के समय ये पूर्णतः भारतीय हो गई, भारतीय संस्कृति के चित्र बनने लगे। लेकिन शाहजहां के समय यूरोपीय हो गई। अब यूरोपीय क्यों हो गई आप अंदाज़ा लगाइए। क्योंकि भारत देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था? शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज़ों के साथ ही अंग्रेजी चित्रकार भी आए थे और उन चित्रकारों को द्वारा तेल चित्रण पद्धति में कार्य किया जाता था। तेल चित्रण अत्यधिक चमकीला होता है, इसीलिए शासकों ने उस चित्रण को बहुत पसंद किया। हमारे भारतीय चित्रकारों का बहुत नुकसान हुआ। इसी के साथ ही हमारी भारतीय संस्कृति भी लुप्त होने लगी थी, क्योंकि पाश्चात्य चित्रकला में पाश्चात्य शैली का ही आगमन हुआ था। तो इसीलिए ये बड़ा नुकसान हुआ था। शाहजहां के समय में
जो यूरोपीय प्रभाव पड़ा था। ठीक है ना। शाहजहाँ के राय कृष्ण दास के मतानुसार भारत में मुगल शैली का जन्म बाबर के आगमन से हुआ। ये बात तो कौन कहता है? राय कृष्ण दास कहता है। और बाद में शाहजहाँ तक क्रमिक विकास होता रहा था। तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको प्रश्न के तौर पर बताता हूँ। जो हमने एक महीने में अगर हम देखें तो अभी तक जो हमने पढ़ा है वहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है? वहाँ से प्रश्न बन सकता है कि मुगल शैली का उद्भव व विकास बताओ। मुगल शैली का उद्भव व विकास है बताओ कि मुगल शैली का उद्भव व विकास किस प्रकार से हुआ था। विकास तो अभी हमने पढ़ा नहीं है, उद्भव पढ़ा है कि उद्भव कैसे हुआ है। अब देखिए यहाँ से ये कोई बड़ा प्रश्न नहीं बन सकता क्योंकि मैंने कहा 2.5 अंक का है। लेकिन क्या बन सकता है? पहला प्रश्न तो ये बन सकता है कि मुगल शैली के आरंभिक समय में किस शैली का प्रभाव है? किस शैली का प्रभाव है? तो आप क्या कहेंगे? ईरानी शैली का प्रभाव पड़ा था। ठीक है ना। अब आप मुझे ये बताइए अकबर के समय कौन सी शैलियों का प्रभाव पड़ा? राजस्थानी, दक्षिण और अपभ्रंश। ये प्रश्न है। दूसरी बात, तीसरा प्रश्न कि मुगल शैली पूर्णतः भारतीय किसके समय में हुई? जहांगीर। किसके समय में? जहांगीर के समय में हुई थी। ठीक है ना। फिर एक प्रश्न बन सकता है कि मुगल शैली पर यूरोपीय प्रभाव किसके समय? शाहजहाँ। 1, 2, 3, 4 और 5 ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। बस इससे ज़्यादा यहाँ से कुछ नहीं पूछेगा। दैट्स क्लियर। ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं। सीधी बात, नो बकवास। यही फार्मूला है मेरा। ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये प्रश्न बन रहे थे। अब आप भी अपने जहन में ये प्रश्न जरूर बना लें। तो आगे देखते हैं क्या आता है। फिर क्या हुआ? मुगल शासकों के काल में उसका निरंतर विकास होता रहा। ठीक है। जिसका चरमोत्कर्ष जहांगीर का समय था। चरमोत्कर्ष। विद्यार्थियों यह एक बात नोट करना कि मुगल शैली का स्वर्ण युग जो है, क्या स्वर्ण युग भी जहांगीर के समय को माना जाता है। शाहजहाँ के पश्चात औरंगजेब सत्तारूढ़ हुआ। शाहजहाँ के बाद सत्ता पर कौन बैठा? उसका पुत्र औरंगजेब बैठा। वह कट्टर शासक था। वह अपने धर्म को ज़्यादा मानता था। कलाओं में, संगीत में वो विश्वास नहीं करता था। हालांकि कहा जाता है कि औरंगजेब वीणा वादक था। अगर वो वीणा वादक था तो फिर वो कला और संगीत से क्यों नफरत करता था? बल्कि उनने तो कहा है कि कला और संगीत को मैं इतना गहरा दबा दूंगा कि आने वाली पीढ़ियाँ देखती रह जाएगी। ये तो एक विवादित बात है, इतिहास कह रहा है। हमें इन बातों पर नहीं जाना है, लेकिन हमें इतना ज़रूर भरोसा है कि औरंगजेब सत्तारूढ़ हुआ और वह कट्टर शासक था, क्योंकि इन्होंने अपने पूर्वजों के द्वारा बनाए गए चित्रों पर क्या करवा दिया? सफ़ेदी पुतवा दी थी, नष्ट कर दिया था। चित्रकारों को दरबार छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया। उसने चित्रकारों को चित्रांकन छोड़ने पर बाध्य कर दिया। जान बचाने कलाकार दूसरी रियासतों में शरण लेने लगे या अन्य कार्य कर जीविकोपार्जन करने लगे थे। चित्रकारों को मारता भी था। बड़ा बेकार शासक था, है ना। यही से मुगल कला का पतन प्रारंभ हुआ। विद्यार्थियों, मुगल कला का जन्म कहाँ से हुआ? बाबर के आगमन से। और मुगल कला का पतन कहाँ से हुआ? औरंगजेब के सत्तारूढ़ होने से। ध्यान रखना, दरबारी कला होने के कारण मुगल शैली प्रत्येक बादशाह के साथ। इस बात को जरूर नोट करना विद्यार्थियों कि मुगल शैली क्या है? वह एक दरबारी कला है। दरबारी कैसे? कि आम लोगों की पहुंच से ये चित्र दूर थे। ये चित्र सिर्फ दरबार में बनाए जाते थे। राजा और रानी यानी शहंशाह और उनकी बेगमों के मनोरंजन हेतु
मुगल शैली में चित्रकार क्या करते थे, चित्र बनाते थे। इसीलिए इसकी पहुंच दरबार तक ही थी। इसीलिए कहा जाता है कि मुगल शैली एक दरबारी कला थी, जन सामान्य की कला नहीं थी। ठीक है ना, तो इस बात को आप नोट जरूर करें। फिर क्या हुआ कि इनकी सभी बादशाहों की अलग अलग प्रकार की रुचि थी। अलग अलग प्रकार की रुचि होने के कारण इसलिए मुगल कला को प्रत्येक मुगल बादशाह के काल क्रमानुसार समझना हमारे लिए औचित्यपूर्ण होगा। अच्छी बात है। तो अब चलिए, प्रत्येक संख्या की अलग अलग सोच थी, अलग अलग कार्य था, अलग अलग रुचि थी। इसीलिए अब हम सबको अलग अलग रूप से पढ़ेंगे। एक पढ़ लेते हैं, फिर ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए सिर्फ एक शासक पढ़ते हैं। देखिए, पहला शासक है बाबर। पहला कौन है? बाबर। बाबर को भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी का श्रेय है। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी, ध्यान रखना, ठीक है ना। लेकिन वह बहुत कम समय के लिए ही शासन कर सका। क्यों भाई? 1530 को इसकी मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई, निपट गया, है ना। हाँ, इस काल में चित्र उपलब्ध नहीं है, यानी बाबर के माते बेचारा 26 से 30 4 ही तो वर्ष रहा था। क्या क्या करता? वो साम्राज्य संभालता या चित्र बनवाता? इसीलिए चित्र उपलब्ध नहीं है। लेकिन बाबर की चित्रकला में बड़ी रुचि थी। लेकिन रुचि थी तो इस बात के साक्ष्य हमें कहाँ से पाए जाते हैं भाई? कैसे पाए जाते हैं? ये विचारणीय बात है। तो चलिए विचार करते हैं ना। क्योंकि उसने पूर्व का राफेल, अंडरलाइन करना विद्यार्थियों, बहुत ही मोस्ट बात है, कई बार परीक्षा में आया है। पूर्व का राफेल ये उपाधि है कहलाने वाले प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार विहजाद चित्रकार था इसके दरबार का। विहजाद तथा शाह मुजफ्फर दोनों के नाम याद रखना। पूर्व का राफेल, बल्कि पूर्व का राफेल सिर्फ विहजाद को कहा जाता है विद्यार्थियों। शाह मुजफ्फर की चित्राकृतियाँ देखी, वह उनकी समीक्षा की थी। इनके चित्रों को वो देखता था और समीक्षा भी की थी, लेकिन चित्र बनवा नहीं पाया था, ठीक है ना। उनकी समीक्षा की। बाबर ने अपनी आत्मकथा, बाबर की आत्मकथा, आत्मकथा क्या होती है जानते हैं क्या? आप भी लिखोगे क्या अपनी आत्मकथा? अरे डायरी लिखते हो ना, तो डायरी आपकी आत्मकथा। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी यानी बाबरनामा में इन कलाकारों का उल्लेख प्रशंसा के साथ किया। इसीलिए हमें पता चलता है कि बाबर कला प्रेमी शासक के विद्यार्थियों था। तो मित्रों, ज़्यादा कुछ मैटर नहीं है। मैं आपको प्रश्न बता देता हूँ, कौन कौन से प्रश्न यहाँ तक बन सकते हैं। पहली बात तो मुगल शैली के आरंभिक समय में किस शैली का प्रभाव पड़ा? बताइए कमेंट में, लिखिए ना, लिखिए ज़रूर। ईरानी ज़रूर लिखेंगे आप। अकबर के समय में किन किन शैलियों का प्रभाव पड़ा? लिखिए, कमेंट में ज़रूर लिखिए, ठीक है ना। फिर जहांगीर के समय में इस शैली में क्या बदलाव हुआ, या पूर्णतः भारतीय किसके समय में हो गई थी मुगल शैली? शाहजहाँ के समय में किस शैली का प्रभाव पड़ा? ठीक है ना। बाबर के दरबार में कौन से प्रसिद्ध चित्रकार थे? पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है? बाबर की आत्मकथा का नाम बताओ। इन इतने प्रश्नों का जवाब वीडियो के कमेंट में मुझे मिल जाने चाहिए। और विद्यार्थियों, अगर आप ये डाल देंगे तो आपको चॉकलेटें पक्की, ठीक है ना। ओके, तो वीडियो इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो के लिए इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, नहीं तो कल का वीडियो आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।